आप सभी को नमस्कार। द साइकोलॉजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की 9th क्लास आरंभ करेंगे, जिसमें एसटेट, सीटेट, केवीएस, एनवीएस आदि एग्जामिनेशन से संबंधित क्वेश्चंस कराएंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आपकी कक्षा की छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमजोर होती जा रही है। तो हमारी कक्षा की एक छात्रा है रजनी, जिसकी लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में कंपैरिजन में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। तो उसके परिवर्तन चेंजमेंट को हम कहेंगे रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, माँ के गर्भ से ही। तो किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया यानी कि उनके जो डेवलपमेंट की एज होती है वो आरंभ हो जाती है, वो होती है माँ के गर्भ से ही, यानी कि माँ के जो पेट से ही उसकी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है वो आरंभ हो जाती है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, माँ के गर्भ से ही। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विकास की सबसे जटिल अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, वृद्ध प्रौढ़ावस्था। शैशवावस्था हमारी जो जन्म से लेकर जो 3 वर्ष की एज होती है वो हमारी शैशवावस्था होती है। किशोरावस्था हमारी जो 12 से जो 18 की एज होती है वो हमारी किशोरावस्था। युवा प्रौढ़ावस्था में 18 से जो 30 वर्ष की एज के जो लोग आते हैं वो युवा प्रौढ़ावस्था होती है। जो वृद्ध प्रौढ़ावस्था होती है वो हमारी होती है 30 से जो 50 वर्ष की एज के लगभग होती है वो हमारी वृद्ध प्रौढ़ावस्था होती है। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था है किशोरावस्था। वो क्यों? क्योंकि जो किशोरावस्था होती है इसको विकास की यानी कि डेवलपमेंट की जो सबसे जटिल अवस्था इसलिए कहा गया है क्योंकि इस एज में बहुत से शारीरिक बदलाव यानी कि फिजिकल चेंजेस आते हैं, और इस वजह से इस एज में अनेक समस्याएं व परेशानियां जो टीनेजर्स होते हैं वो अपने माता पिता व टीचरों की यानी कि उनके जो टीचर होते हैं उनके सम्मुख सामने खड़ी करते हैं। यही कारण कि जो एक मनोवैज्ञानिक थे हार्लॉक, इन्होंने इस अवस्था को तूफान एवं दबाव की अवस्था कहा था, क्योंकि किशोर इस एज में अत्यधिक भावुक होते हैं और किशोरों में आत्मसम्मान व आत्म चेतना बहुत ही अधिक होती है, और इनको ठेस पहुंचाने पर अगर कुछ भी ऐसी कोई बात बोल दे जिससे इनको ठेस पहुंचे तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और कुंठित यानी कि उनके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो विकास की सबसे जटिल अवस्था है वो है हमारी किशोर अवस्था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों से यह कहना कि वह उसके साथ न रहे, दूसरे से समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। तो एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार यानी कि वो झूठ बोलता हो, लड़ाई झगड़ा करता हो, चोरी चकारी करता हो, ये होता है असामाजिक व्यवहार। तो एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए जो कार्य नहीं करना चाहिए वो है हमारा दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ न रहें। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि उसके साथ न रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषक का, प्रतिशोध का, क्रोध का, समस्या का। तो जब कोई बच्चा अपनी समस्या यानी कि उनकी प्रॉब्लम होती है उनका सॉल्यूशन खुद ही करने लगता है तो उसमें जो गुण विकसित होता है वो है वैज्ञानिक अन्वेषक का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, वैज्ञानिक अन्वेषक का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? सामाजिक अनुमोदन एवं सराहना की आवश्यकता, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, संगीत की आवश्यकता। तो जो बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है वो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी,
शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। विषय का ज्ञान, मनोविज्ञान का ज्ञान, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान, अनुशासनहीनता। तो अधिगम यानी कि लर्निंग को जो प्रभावित इफेक्ट करने वाला जो शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है वो है अनुशासनहीनता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी, अनुशासनहीनता यानी कि इनडिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति कहलाती है मध्य अभिप्रेरणा, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रेरणा के बारे में कि हमारी अभिप्रेरणा जो है वो क्या है। अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन जो लैटिन भाषा का शब्द है मोटम या मोवेर शब्द से बनी है, जिसका अर्थ है टू मूव यानी कि गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा ध्यान आकर्षण यानी कि ध्यान को आकर्षित करना या लालच की एक कला है जो व्यक्ति में किसी कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा यानी कि इंटरेस्ट उत्पन्न करती है। तो ये होती है हमारी अभिप्रेरणा। तो जब अधिगम करने वाले में स्वयं ही अधिगम कार्य पर अधिकार प्राप्त करते हुए तनाव उत्पन्न होता है तो यह स्थिति कहलाती है आंतरिक अभिप्रेरणा। वो क्यों? क्योंकि जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है वो जन्मजात अभिप्रेरणा होती है यानी कि जो जन्म से हमारे अंदर होती है, जैसे कि भूख लगना है ना। तो वो कहां से आई? किसी ने जबरदस्ती हम पे थोपी थोड़ी ना कि तुम्हें भूख क्यों नहीं लग रही या तुम्हें भूख क्यों लग रही है। ये तो हमारे अंदर जन्म से ही होती है। तो ये होती है हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण व अधिगम के बीच संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है? कोहलर, स्किनर, थ्रोंडाइक, वुडवर्थ। तो जिस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरण, मोटिवेशन एवं अधिगम लर्निंग के बीच जो संबंध स्थापित करते हुए यह कहा कि अभिप्रेरण से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, वो है हमारे स्किनर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तुओं का निर्माण होता है। निम्न में से किसका कथन है? बैरन का, डेंडेकर का, जीन पियाजे का, बीएस ब्लूम का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सृजनात्मकता के बारे में कि सृजनात्मकता हमारी जो है वो क्या है। तो सृजनात्मकता वह योग्यता है जो व्यक्ति को किसी समस्या का समाधान खोजने और उसके लिए खोजने के लिए जो नए ढंग से चिंतन करने यानी कि सोचने विचारने में समर्थ बनाती है। सृजनात्मकता किसी एक व्यक्ति समूह तक ही सीमित नहीं होती है, यह सार्वभौमिक होती है। मतलब कि हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता होती है। हर इंसान की अपनी एक क्वालिटी होती है। तो ये होती है हमारी सृजनात्मकता। तो सृजनात्मक एक गुण है जिससे किसी नवीन तथा इच्छित वस्तु का निर्माण होता है। निम्न में से जिसका कथन है वो है डेंडेकर का। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, डेंडेकर का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपकी कक्षा के छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो आप क्या करेंगे? उसका नाम विद्यालय से कटवा देंगे, उसे बहुत अधिक गृह कार्य देंगे, उसे शारीरिक दंड देंगे जिससे कि वह दोबारा गुस्सा न करे, कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो हमारी कक्षा के एक छात्र को बहुत गुस्सा आता है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कक्षा में शांत एवं खुशहाल वातावरण बनाएंगे ताकि छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आदर्श शिक्षक में निम्न में से क्या गुण निहित होना चाहिए? कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना, कक्षा में बालकों के बीच जातिवाद की भावना को पैदा करना, अनुसूचित जनजाति के बालकों को नीची जाति का समझना, अपने शिक्षण विधियों में कोई बदलाव न करना।
तो एक आदर्श शिक्षक जो होता है उसमें जो गुण निहित होना चाहिए वो है हमारा कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कक्षा में जाति सूचक टिप्पणी ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है जिससे छात्रों को सुविधा होती है। क्योंकि विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण यानी कि फेल पास किया जाता है। उपरोक्त सभी तो पारंपरिक बाह्य परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता जो है वो प्राप्त कर चुके हैं, जबकि कुछ छात्र परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो है लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है। इसका कारण हो सकता है कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत विभिन्नता, विद्यालय आने व जाने के उनके भिन्न साधन, इनमें से कोई नहीं। तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं परिपक्वता के बारे में कि परिपक्वता होती क्या है। तो परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन, परिपक्वता का अर्थ है अभिवृद्धि एवं विकास यानी कि ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की उस चरम अवस्था यानी कि क्रिटिकल स्टेज से है जिसके बिना हम अपने व्यवहार में कुशलता नहीं कर सकते, प्राप्त नहीं कर सकते। कुछ विद्वान परिपक्वता को आंतरिक अभिवृद्धि यानी कि इनर ग्रोथ मानते हैं, जिस पर प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग का है जो कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ता है। मीन्स परिपक्वता शरीर की वह अवस्था है जिसको प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान किसी कार्य को और किसी नई क्रिया को कुशलतापूर्वक नहीं कर सकता और ना ही उसे सीख सकता है। तो हम ये होती है हमारी परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन। तो हम अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं और पाते हैं कि कुछ छात्र उम्र में पहले ही परिपक्वता प्राप्त कर चुके, जबकि कुछ छात्र हैं जो परिपक्वता प्राप्त करने की उम्र में तो हैं लेकिन उनमें परिपक्वता यानी कि मैच्योरेशन नहीं है। तो इसका कारण है हो सकता है वो होता है व्यक्तिगत विभिन्नता। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी, व्यक्तिगत विभिन्नता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से क्या चिंतन की एक विशेषता नहीं है? चिंतन का संबंध वास्तविकता से होता है, चिंतन तर्क प्रधान होता है, चिंतन के लिए किसी समस्या को होना आवश्यक नहीं है, चिंतन कल्पना से अधिक चेतन होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चिंतन के बारे में कि चिंतन हमारा होता क्या है। चिंतन इंसान के ज्ञानात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण तत्व है। हम कई बार सुनते हैं कि करने से पहले सोचो, अनुभव करने से पहले सोचो या बोलने से पहले सोचो। चिंतन पर केवल हमारा ज्ञानात्मक व्यवहार ही नहीं बल्कि हमारा क्रियात्मक एवं जो भावात्मक व्यवहार होता है वो भी आधारित होता है। कोई कविता, कोई कलाकृति, विज्ञान का कोई आविष्कार, कोई विचार, ये सब चिंतन के ही परिणाम होते हैं। इससे हम तभी लाभ उठा सकते हैं जब अपनी चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति का उचित प्रयोग करें। यही कारण है कि शिक्षा में जो बच्चों की समस्या समाधान की योग्यता को विकसित करने पर है वो बल दिया जाता है ताकि उनके चिंतन स्तर यानी कि जो उनकी सोचने समझने की जो शक्ति होती है उसका विकास हो सके। तो ये होता हमारा चिंतन। तो चिंतन की जो एक विशेषता नहीं है वो है चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी, चिंतन के लिए किसी समस्या का होना आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पियाजे के बारे में कि जो ये पियाजे थे जीन पियाजे इनका पूरा नाम था।
और इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था ना वो दिया था। इन्होंने अपने खुद के बच्चों पर प्रयोग करके ये सिद्धांत दिया था। इन्होंने जो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं थी वो 4 अवस्थाएं बताई थी। पहली संवेदी प्रेरक अवस्था जो जन्म से लेकर 2 वर्ष की थी। सेकंड पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की एज थी। और थर्ड थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष थी। और फोर्थ थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से जो ज्यादा अधिक जो एज थी वो थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता, तो सब अब हम बात करते हैं तार्किकता के बारे में कि तार्किकता है क्या। तार्किकता मीन्स तर्क करना, जटिल समस्याओं को हल करना, गणितीय क्रियाओं को समझना तथा उनका प्रयोग करना और समाधान निकालना, परिकल्पनाओं यानी कि इल्यूजन्स का निर्माण करना और उनका प्रयोग करना, फिर निष्कर्ष यानी कि परिणाम प्राप्त करना, अन्य लोगों के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार तथा संबंध स्थापित करना, सब तार्किकता के अंदर ही आते हैं। मतलब कि तार्किकता हमारे उच्च स्तर का जो चिंतन होता है वो होती है, जिसका कोई निश्चित लक्ष्य होता है। इसका उद्देश्य जटिल समस्याओं को हल करना होता है। इसमें तर्क की यानी कि अपनी जो खुद की सोचने समझने की जो शक्ति होती है ना, उसका इस्तेमाल करके सारी समस्याओं का हल निकाला जाता है। तो ये होती है हमारी तार्किकता। तो पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है, वो होती है हमारी 7 वर्ष। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से क्या किसी बच्चे के भाषा विकास का प्रारंभिक रूप नहीं है? रोना, आकलन, हाव भाव, बलबलाना। तो किसी बच्चे के भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो प्रारंभिक शुरुआती रूप नहीं है वो है आकलन। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चयन प्रकार के सभी प्रश्न ... प्रकार के प्रश्न ही होते हैं। वस्तुनिष्ठ, लघुस्तरीय, अति लघुस्तरीय, निबंधात्मक। चयन यानी कि जो सिलेक्शन, जो चयन प्रकार के सभी प्रश्न होते हैं वो होते हैं वस्तुनिष्ठ। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते आपका विचार होगा कि वह छात्र मंदबुद्धि है, बुद्धिमान है, अपनी आयु से अधिक बुद्धिमान है, मूर्ख है। तो यदि किसी छात्र ने अपने वातावरण से सामंजस्य यानी कि तालमेल करना सीख लिया हो तो एक शिक्षक होने के नाते हमारा विचार होगा कि वह छात्र है बुद्धिमान है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है? पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, वैदिक शिक्षा, सामान्य शिक्षा। तो हम बात करते हैं प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में कि प्रोजेक्ट प्रणाली हमारी होती क्या है। प्रोजेक्ट प्रणाली यानी कि परियोजना विधि। प्रोजेक्ट प्रणाली या पद्धति जो है वो जॉन ड्यूई की विचारधारा है और इनके जो शिष्य थे ना किलपैट्रिक, इन्होंने जॉन ड्यूई की इस विचारधारा को प्रतिपादित किया था। किलपैट्रिक अमेरिका के एक शिक्षा शास्त्री यानी कि शिक्षा विद्वान थे। यह विधि या प्रणाली अनुभव पर केंद्रित है। मीन्स कि इस प्रणाली का अनुभव मीन्स एक्सपीरियंस के आधार पर प्रतिपादन किया गया था और इसमें जो है ना वो बच्चों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से एक्टिविटी दी जाती है। मीन्स कि बच्चों को जो है वो इंडिविजुअल और ग्रुप में जो इनकी जो एक्टिविटी होती है ना वो पूरी करते हैं बच्चे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मॉडल बनाना, अभिनय मीन्स एक्टिंग करना, कहानी पढ़ना, सुनाना, सुनना। तो ये जो एक्टिविटीज होती हैं तो वो जो बच्चे होते हैं ना व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से करते हैं। तो ये होती है हमारी
प्रोजेक्ट प्रणाली। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग जिस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है वो होती है हमारी प्रगतिशील शिक्षा। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रगतिशील शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सृजनशील बालक का गुण नहीं है विचारों में स्वतंत्रता, किसी भी घटना को अधिक गंभीरता से न लेना, दमन का अधिक से अधिक प्रयोग, नवीनता तथा जटिलता में अभिरुचि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सृजनशील बालक कि जो सृजनशील बालक होते हैं ये किस टाइप के होते हैं। तो सृजनशील बालक का अर्थ है वो बच्चे जो परंपरा से हटके नए विचार एवं नई वस्तु का निर्माण व रचना करते हैं और साथ ही नए कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो परिश्रमी, लगनशील, जिज्ञासु, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले, महत्वाकांक्षी और जो कि असफलताओं से ना तो डरते ना ही घबराते और बार बार असफल यानी कि फेल होने पर भी नए नए प्रयास करते हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं, जो स्वयं निर्णय लेते हैं और वस्तु विचारों को अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। और इसी कारण से ये एक ही विचारधारा यानी कि जो परंपरा होती है ना, परंपरा से ज्यादा टाइम तक चिपके नहीं रहते। तो ये होते हैं हमारे सृजनशील बालक। तो जो सृजनशील बालक का गुण नहीं है वो वह होता है दमन का अधिक से अधिक प्रयोग। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, निर्माण का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो पहले हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। ये हमारी बाल केंद्रित शिक्षा है क्या? बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। वर्तमान समय में शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है यानी कि ऐसी शिक्षा पद्धति या विधि जो बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई या अपनाई जाए। पहले की शिक्षा पद्धति है ना वो थी शिक्षक केंद्रित होती थी। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में बच्चों के सर्वांगीण विकास यानी कि ऑलराउंडर डेवलपमेंट, चाहे वो सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो या शारीरिक यानी कि उनका जो फिजिकल डेवलपमेंट हो, आर्थिक विकास हो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट हो, इन सभी पे जोर दिया जाता है। यानी कि शिक्षा में जो कोई बदलाव आए या कोई जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है करना पड़े या कुछ नई चीजें जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लाई जाएं तो वो सब की सब किस पर केंद्रित होंगी? वो होंगी बाल केंद्रित यानी कि बच्चों के इर्द गिर्द, बच्चों के चारों तरफ होंगे। मतलब कि उनका मेन मकसद यह होगा कि किससे बच्चे का विकास हो। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत हस्तपरक गतिविधियों पर बल दिया जाता है यानी कि आप खुद करके देखते हैं। यानी कि जो कई कार्य जो होते हैं हम खुद करके जो करते हैं ना, अपने हाथों से करते हैं, वो काम बहुत अच्छा होता है और तब वो काम अच्छे से हम कर भी पाते हैं और सही कर पाते हैं और हम उसको भूलते भी नहीं है। तो ये होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत नहीं है, वो है हमारा अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनिश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो बालक ... से ग्रस्त हैं वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। डिस्लेक्सिया, अप्रेक्सिया, एफेजिया, डिस्प्रेक्सिया। तो जो बालक ... से ग्रस्त हैं वह पढ़ने में अक्षमता का प्रदर्शन करते हैं। जो पढ़ने लिखने में जो असमता का प्रदर्शन करते हैं यानी कि जो पढ़ नहीं पाते, वो होता है हमारा डिस्लेक्सिया। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिस्लेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पियाजे के अनुसार बालक किस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था।
तो ये पहले हम जान लेते हैं संवेदी प्रेरक अवस्था। ये अवस्था होती है जो जन्म से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 2 से 7 वर्ष की एज, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी 7 से जो 11 वर्ष की एज, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है हमारी जो 11 वर्ष से जो अधिक एज होती है हमारी, वो होती है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो पियाजे, जो जीन पियाजे तो एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो बच्चों के अंदर जो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत था वो दिया था। और तो पियाजे के अनुसार बालक जिस अवस्था में अपनी शारीरिक क्रियाओं के साथ समन्वय करते हुए संसार का अन्वेषण करने लगता है वो होता है संवेदी प्रेरक अवस्था। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवेदी प्रेरक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? दृश्य से अदृश्य की ओर, आसान से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्टरी, जब छात्र शिक्षक कक्षा में प्रवेश करेगा पढ़ाने के लिए, तो जो पढ़ाने के लिए जो विचारधारा बनानी है वो किस तरीके से शुरुआत करती है, यानी कि उसको किस तरीके से शुरुआत उनको करनी चाहिए, वो पहला जो स्किल होता है वो प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्टरी होती है, जिससे सारी चीज़ों को स्टार्ट करना है। कक्षा के अंदर जाकर प्रस्तावना स्किल का मुख्य कारण जो छात्रों को पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करना होता है। पूर्व ज्ञान मीन्स ऐसी जानकारी जो बच्चों को पहले से ही हो, चाहे वो पिछली कक्षा में हो या पिछले विषय में या घरों में जो पढ़ चुके हों, सुन चुके हों। तो इस प्रकार जो उनके पास पहले से ही होती है ना, उस ज्ञान से उसको जोड़ के और उसके साथ जो नवीन ज्ञान यानी कि जो नवीन जानकारी, नई जानकारी होती है ना, वो उसकी तरफ उसको जोड़ना होता है। और इसमें प्रश्न पूछने की विधि को भी प्रमुखता यानी कि जो उनकी इम्पोर्टेंस है वो दी जाती है, क्योंकि प्रश्नों से छात्रों की जो मानसिक ज्ञान जागृत होता है, यानी कि उनकी जो माइंड की जो कैपेसिटी है होती है ना, वो इम्प्रूव होती है। तो ये होती है हमारी प्रस्तावना। तो कक्षा में प्रस्तावना प्रश्न पूछना शिक्षण के किस सूत्र पर आधारित है? वो है हमारा ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये हमारी वीडियो है जो पसंद आई। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।